हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको घर पे कैसे ट्रीट किया जाए, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान दी जाए उनको घर पे ट्रीटमेंट देते टाइम। और इवन अब तो मुझे रोज़ कम से कम 10 कॉल तो आते ही हैं मेरे जानने वालों के, जिनको कि या तो कोरोना हो चुका है या उनके किसी जानने वालों को हुआ है, तो वो लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कि सर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान दें। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब आज देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है केवल। और अगर आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है तो उसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर फिर आप वीडियो बना ही क्यों रहे हो। देखिए, एक बात होती है कि ना हर पेशेंट अलग होता है और जो दवाइयाँ होती हैं ना उनके यहाँ तो हम बस दवाइयों के नाम लिख देंगे, बट दवाइयों के ना काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पहले से कुछ बीमारियाँ होती हैं। तो ये जो आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है ना वही डिसाइड करेगा कि भाई इसको कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है। और एक बात मैं शुरू में बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको पता लगे या आपको कोई कोरोना का सिम्टम आए या आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कोरोना है, तो उसमें क्या करना है, आपको एक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेना है। अब चाहे तो उसके दो तीन तरीके हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, तो आप, और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो भी नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल है उसकी इमरजेंसी में जाके एक बार अपने को दिखा जरूर लें, तो वो आपको एक ना प्राइमरी ट्रीटमेंट दे देंगे। तो उससे श्योर हो जाएगा कि भाई आपको क्या क्या दवाई लेनी है, क्या क्या दवाई नहीं लेनी है। तो देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर घर में कोई बीमार हो गया तो हम क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें देखनी हुई कि भाई ये कोविड जो होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट करता है। तो देखिए, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं और ये वेरी करते हैं, हर इंसान में अलग अलग होते हैं। हमेशा ही नहीं है कि सबको फीवर आएगा। आजकल तो ये जो नया वायरस जो आया है इसमें तो देखा जा रहा है कि सिम्टम काफ़ी अलग अलग आ रहे हैं। तो जो कॉमन सिम्टम है उनमें क्या क्या होता है, बुखार आएगा, बुखार के साथ आपको ठंड भी लगेगी। उसके बाद कफ हो सकता है, जो खांसी होती है, और वो काफ़ी टाइम जो खांसी होती है वो ड्राई कफ होता है, उसमें स्पुटम नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, और कभी कभी तो पेशेंट को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो मतलब अच्छे से कुछ कर ही नहीं पाता, ना लेट पाता, और वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कमज़ोरी हो जाती है। कमज़ोरी के बाद आपको आपकी मसल्स में और पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। उसके बाद आपको हेडेक भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम हैं जो अलग अलग आते हैं। और क्या सिम्टम है भाई, कि आपका जो टेस्ट है, टेस्ट की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगी, आपकी स्मेल की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगी। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि सर अब मुझे टेस्ट जो है महसूस नहीं हो रहा, मुझे स्मेल भी महसूस नहीं हो रही। उसके अलावा क्या होगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, आपका जो थ्रोट है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका हो सकता है कि आपको नोज़ के अंदर कंजेशन हो जाए। कंजेशन का मतलब जो आपकी नोज़ है वो थोड़ी स्टफ़ी हो जाएगी, आपको फील होगा, आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। या ये भी हो सकता है कि आपकी नाक से पानी निकलने लगे, जैसे कि ज़ुकाम में होता है। उसके बाद आपको वॉमिटिंग हो सकती है, और कभी कभी क्या कहते हैं उल्टी जैसा मन करता है, जिसको हम लोग नौजिया बोलते हैं। और अब क्या देखा जा रहा है, अब तो कोरोना वायरस से डायरिया भी हो रहा है। तो अगर किसी को केवल डायरिया भी है तो भी उसको सतर्क रहना है कि उसको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या है कि कुछ लोगों में देखा जा रहा है कि कंजक्टिवाइटिस, मतलब कि रेड आई कंजक्टिवाइटिस भी लोगों को हो रही है। कुछ कुछ लोगों में देखा जा रहा है कि टंग की स्वेलिंग हो जा रही है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट इस बार फीचर्स आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब आपको पता लग गया कि आपको कोविड है या कोविड आपको हो सकता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले जिसको भी कोविड हुआ है, तो अगर पॉसिबल हो तो उसके लिए जो है ना रूम एकदम सेपरेट होना चाहिए। क्योंकि ना वो अब दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो घर के बाकी मेंबर हैं वो दूसरे रूम में रहेंगे और वो जो पेशेंट है वो अलग एक रूम में रहेगा। और ये बात ध्यान देनी है कि वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो वेंटिलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, या तो खिड़की होनी चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, या अगर एयर कंडीशनर है तो वो भी काम करेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस स्लाइड में भी यही बात है कि भी आपको जो पेशेंट है ना उसको आइसोलेट करना है। जो भी बीमार व्यक्ति है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव आया नहीं आया, अगर उसके क्लिनिकल सिम्टम भी आ गए ना तो भी आपको उसको बाकी लोगों से सेपरेट कर देना है और उसको एक अलग वेंटिलेटेड रूम में रखना है। चाहे एसी हो चाहे विंडोज़ हो, कुछ भी चलेगा। अब नेक्स्ट है कि भाई उस पेशेंट की केयर कौन करेगा। तो देखिए, घर में जो भी मेंबर हैं उनमें आपको ऐसे मेंबर को चुनना है, अगर पॉसिबल है कि ऐसा व्यक्ति जिसको और कोई बीमारियां ना हो। या देखिए, कुछ ना रिस्क फैक्टर होते हैं, हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या हाई रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी की डिजीज़ हो गई। तो जो अगर वो जो व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है या उसकी जो केयर कर रहा है, अगर वो फिट पेशेंट है, अगर सॉरी वो फिट व्यक्ति है, तो बेटर रहेगा। और एक बात देखनी है कि जो भी व्यक्ति कोविड पेशेंट की केयर कर रहा है ना, वो घर से कम बाहर निकले। रीज़न क्या है उसका, कि ये जो व्यक्ति है जो कोविड पेशेंट की केयर कर रहा है, काफ़ी चांसेस हैं कि इसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर ये कोविड वाले पेशेंट की केयर कर रहा है और ये घर से बाहर भी अगर जाएगा तो ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर देगा।
या फिर अगर ये बाहर गया और किसी और से इन्फेक्ट हो गया तो और वायरस लोड लेके घर के अंदर आएगा, तो इस व्यक्ति को बाहर आवाजाही थोड़ी कम करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भाई जो खाने के बर्तन में वो जो कोविड वाला जो पेशेंट है, जो कोरोना का पेशेंट है, जो खाना खाएगा, उनको अलग रखना है और उनको अच्छे से क्लीन कर देना है, उनको नॉर्मल बर्तन के साथ नहीं मिक्स करना है। और क्या करना है कि सैनिटाइजर लेके फ्रिक्वेंटली जो सरफेस है उसको क्लीन करना है, जैसे कि उसका जैसे कि दरवाजे के आपके ये जो कुंडे होते हैं वो हो गए, ठीक है, आपके टेबल्स हो गए, तो इनको फ्रीक्वेंटली आपको क्लीन करते रहना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो व्यक्ति बीमार है, जिसको कोरोना हुआ है, उसको कुछ चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी, जैसे उसका आपको उसका फीवर मॉनिटर करते रहना है, आपको उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना है, और भी आगे की स्लाइड में हम देखेंगे क्या क्या मॉनिटर करना है। और आपको ये देखते रहना है कि वो पेशेंट हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड का मतलब उसके अंदर लिक्विड पानी की कमी ना आए, तो उसको हमें प्रॉपर पानी या फिर जो भी जूस हो, पानी हो, लिक्विड फॉर्म में हमें उसे देते रहना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखिए, आप किसी पेशेंट को घर पे ट्रीट कर रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अब हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे ही कोई कोविड पॉजिटिव आता है या आपको सस्पेक्ट भी होता है कोविड पॉजिटिव, आपको एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है या एक कोविड हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उससे होता क्या है, सपोज कीजिए कि आपको कोविड हो गया, तो आप किसी भी कोविड हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी में आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट ले लिया, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब उनको पता है कि ये पेशेंट हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा है, तो इनकेस अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है ना, तो वो लोग आपको ईजिली ले लेंगे अपने यहाँ पे, अगर उनके पास बेड होगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी खुद से ट्रीटमेंट ना करें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। तो कुछ डेंजर साइन होते हैं जो कि आपको याद रखें, उनमें कौन से हैं कि देखिए, सपोज कीजिए जिस पेशेंट को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, वो 2-3 दिन तक नॉर्मल था, फिर सडनली उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी ज़्यादा, तो ये एक डेंजर साइन है, आपको डॉक्टर से बात करनी है, अगर पॉसिबल है तो हॉस्पिटल जाना है। या फिर वो पेशेंट, उसको लॉस ऑफ स्पीच हो जाए या मोबिलिटी, जैसे कि मतलब वो बोल ही नहीं रहा है अब, या वो चल फिर नहीं पा रहा है, पहले चल फिर रहा था और अब चल फिर नहीं पा रहा है, अब वो बोल भी नहीं पा रहा है, या वो कंफ्यूज्ड हो गया है, उसका अब वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, उसको बोल रहा है जैसे कि बोल रहा है मैं कहाँ हूँ, मुझे पता नहीं है, ये किसका घर है, इस तरीके से कंफ्यूज्ड है वो, या फिर उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे और भी सिम्टम्स होते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि भाई ये डेंजर साइन है, अब हमें डॉक्टर से बात करनी है या अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जो WHO है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और ये हम लोगों ने भी अपने पिछले 1 साल की प्रैक्टिस में देखा कि जो कोरोना का जो पेशेंट होता है ना, वो एक तो क्योंकि काफ़ी अकेला रहता है, उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है और वो बहुत उदास हो जाता है। तो जब भी कोई इंसान अकेला रहेगा, दूसरों से मिलेगा नहीं, तो उसकी इम्यूनिटी तो ऐसे ही लो हो जाएगी। ये रीज़न काफ़ी मुझे लगा कि इससे लोगों की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती है। तो WHO का बोलना है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो पेशेंट से मिलते रहें। बट देखिए, एक बात कॉमन सेंस है, और ये मैं भी बोलूँगा, अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो ऑब्वियसली उससे मिलने तो कोई नहीं जाने वाला है, उससे जो मिलने हैं वो तो कोई नहीं जाने वाला है, क्योंकि हर किसी को ना इससे डर लग जाता है। तो अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जिस पेशेंट को कोरोना है, जो कोविड पॉजिटिव है, उससे आप चाहें तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं या उससे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो एक तरीके से उसका ना मन लगा रहेगा, वरना अकेला अकेला व्यक्ति ना बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना है। अब इमरजेंसी में क्या क्या करना है, जैसे कि सडनली अगर तबीयत खराब हुई तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर कौन है, आपके अगल बगल में कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कि किस हॉस्पिटल में आपको जाना है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, इमरजेंसी नंबर क्या है, सब आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सडनली पेशेंट की तबीयत खराब हुई और आप 10 लोगों को फ़ोन करने भी कहाँ लेके जाएं कहाँ लेके जाएं। इसीलिए मैं मुझे जितने भी फ़ोन कॉल आते हैं, मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोरोना है तो आप प्लीज़ किसी ना किसी हॉस्पिटल में ज़रूर दिखा लीजिए, और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ रखिए आसपास में 2-3 हॉस्पिटल्स का, कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़े आप चले जाएं। और गूगल पे सारे कोविड हॉस्पिटल्स की ऑलमोस्ट लिस्ट दी हुई है, तो आप एक बार वहाँ पे पता कर लें कि आपके नियरेस्ट कौन सा कोविड हॉस्पिटल है। तो अब देखिए, कोरोना में हम एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई कोरोना 3 टाइप का आजकल देखा, जो 3 ग्रेडिंग है उसकी। तो एक होता है माइल्ड। अब माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड में जो होगा ना, आपको माइल्ड में कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि क्या क्या होगा, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, मतलब कि जैसे इसमें अगर हम लेमन टर्म में समझें तो इसमें क्या होता है, फीवर हो जाता है, आपको कफ हो सकता है, ड्राई कफ, आपको सोर थ्रोट हो सकता है, गले का इन्फेक्शन, आपको नेजल कंजेशन हो सकता है, मतलब कि जो नोज है आपकी स्टफी हो जाएगी, आपको वीकनेस हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे सिम्टम है माइल्ड। बट माइल्ड आप कब बोलेंगे, जब ये सारे सिम्टम तो हैं बट पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो,
या पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। देखिए जब जब पेशेंट के अंदर हाइपॉक्सिया होगा ना, हाइपॉक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी होगी। तो अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं है, अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो आप उससे भी देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर से, तो हम इसको माइल्ड केसेस मिलेंगे। ये माइल्ड होते हैं हमारे, और यही माइल्ड केसेस हैं जिनको हम लोग घर पे ट्रीट कर सकते हैं आसानी से। अब माइल्ड के साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि माइल्ड केसेस तो हैं, बट कुछ होते हैं हाई रिस्क ग्रुप। जो हम हाई रिस्क ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से लोग हैं जो कि हाई रिस्क में आते हैं? एक तो ओबेसिटी, जो लोग मोटे होते हैं। दूसरा, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तीसरा, जिनको डायबिटीज़ है, चीनी की बीमारी है। हाइपरटेंशन के पेशेंट, ओके, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट, लंग डिजीज़ जैसे कि सीओपीडी होती है, क्रोनिक लंग डिजीज़ होती है, लीवर डिजीज़ के पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट कौन होते हैं? जिनको कैंसर होता है, एचआईवी होता है, तो ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में आते हैं। उसके बाद आपका और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऐसे पेशेंट जिनका कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, जैसे कि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, किसी का रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है। ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर है, कैंसर के पेशेंट भी हाई रिस्क में आते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। तो ये सब वो कंडीशन है जिनमें कि इन अगर किसी मरीज़ को ये सब बीमारियां हैं तो हम उसको हाई रिस्क ग्रुप में रखेंगे। मतलब कि उसको इवन माइल्ड इन्फेक्शन है तब भी उसको चांसेस है कि उसका मॉडरेट या सीवियर होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। उसके बाद हम देखेंगे भी मॉडरेट इन्फेक्शन क्या होता है। तो मॉडरेट इन्फेक्शन में क्या होता है कि वो पहले के तो सारे के सारे सिम्टम हैं ही, मतलब निमोनिया वाले सारे के सारे सिम्टम है, सोर थ्रोट है आपको, ठीक है, कफ है, ये सब चीज़ें हैं। बट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखनी होंगी, एक तो होती है रेस्पिरेटरी रेट और एक होता है आपका SpO2 जिसको बोलते हैं सेचुरेशन। तो अगर किसी पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 या 24 से ज़्यादा है बट 30 से कम है, तो हम उसको बोलेंगे मॉडरेट, उसको मॉडरेट इन्फेक्शन है। ये रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है कि एक बार में आप जितनी बार सांस लेते हो, ओके, मतलब सांस लेना और छोड़ना ये एक साइकिल होता है, आगे की स्लाइड में हम लोग समझा देंगे। तो अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 या 24 से ज़्यादा है बट 30 से कम है तो हम इसको मॉडरेट इन्फेक्शन बोलेंगे। और वहीं अगर आपका जो सेचुरेशन है SpO2 जिसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, अगर वो 90 to 94% है रूम एयर पे, रूम एयर का मतलब आप ऑक्सीजन अभी नहीं ले रहे हो, तब आपका 90 to 94% आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे मॉडरेट। अब नेक्स्ट आता है आपका सीवियर। तो सीवियर में क्या होता है? सीवियर में दो ही चीज़ देखनी है। एक तो अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट अगर 30 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 30 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में आप 30 से ज़्यादा बार सांस ले रहे हो वो, और दूसरा आपका SpO2 लेस देन 90% हो जाए रूम एयर पे, या फिर आपको सीवियर सेप्सिस है या फिर शॉक है, तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपका बनता है सीवियर डिजीज़ का। तो मॉडरेट और सीवियर ये दोनों तो इन दोनों में तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होगा। अब देखिए आप ये समझ लेते हैं कि भाई आप जो ब्रीदिंग होती है उसमें क्या, देखो जब भी कोई इंसान सांस लेता है ना, जब वो अंदर की तरफ सांस खींचता है तो आप देखना उसकी चेस्ट है ना, आप खुद की भी देखना बाहर की तरफ जाती है, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसकी चेस्ट अंदर की तरफ आती है। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो हर इंसान को ना, जिसके भी यहाँ पे कोविड का पेशेंट है, उसको ये सीख लेना चाहिए। देखिए करना क्या होता है, आप एक स्टॉप वॉच लीजिए या फिर आप घड़ी भी ले सकते हैं और उसको हाथ में पकड़ लीजिए। मैं एक एडवाइस दूंगा, ये जो आप पकड़ा है ना, इसको पेशेंट की चेस्ट के नज़दीक पकड़िए यहाँ पे, और अब यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा दीजिए। अब आपको 1 मिनट में काउंट करना है कि उसकी चेस्ट कितनी बार ऊपर जाती है, कितनी बार नीचे आती है। तो देखिए जब आप एक बार ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी ना, तो हम लोग इसको 1 काउंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितना हुआ। तो क्या वो 24 है, 24 बार हुआ, 24 या फिर 30 बार हुआ। तो इससे आपको ना, आप रेस्पिरेटरी रेट उसकी पता लगा सकते हैं पेशेंट की। या एक और तरीका है, आप अपनी घड़ी में देखिए और पेशेंट की छाती पे अपना हाथ रख दीजिए, तो जब वो सांस अंदर बाहर लेगा ना, तो आपको फील हो जाएगा कि इसने एक बार अंदर लिया, एक बार बाहर छोड़ दिया। तो इससे भी आप उसकी जो सांस है ना उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका SpO2 या, तो SpO2 के लिए ये पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में आता है। अब तो काफ़ी सारे लोगों के पास भी है। इससे आप उसका SpO2 देख सकते हैं कि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, 90% है या 95% है। तो जितना आएगा उसी हिसाब से हम देख लेंगे मॉडरेट या सीवियर है। नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जो कि दवाइयाँ अक्सर आजकल हमारे इंडिया में जो चल रही हैं, हम लोग जो अपने पेशेंट्स को जो दे रहे हैं, पर यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल दूंगा कि दवाइयाँ तो लेने से पहले आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो हम बस दवाइयों के थोड़े से नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अक्सर जब फीवर आता है तो हम लोग पैरासीटामोल देते हैं 650 mg की। तो जब फीवर आता है वो इंसान ले सकता है, दिन में 3-4-5 बार ले सकता है, 3-4 बार। उसके बाद जिंक है, जिंक के टैबलेट मार्केट में मिलते हैं, जो 50 mg वो दिन में 2 बार लेते हैं। विटामिन C ये 500 mg का है, दिन में 2 बार लेते हैं।
उसके बाद है विटामिन D3 के सैचेट आते हैं या इनके कैप्सूल आते हैं जो 60,000 यूनिट के होते हैं। तो इसको जो है अक्सर डॉक्टर लोग जो शुरू के 3 दिन में डेली देते हैं एक सैचे, और उसके बाद जो है वीक उसके बाद हर वीक देते हैं 2 महीने तक। नेक्स्ट है हमारा पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल जो है वो 40 मिलीग्राम, ये गैस की दवाई होती है जो खाली पेट दी जाती है सुबह। ये 40 mg की है, ये रोज़ खानी है। उसके बाद जो लोगों को कुछ कफ सिरप्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के हैं, तो वो भी डॉक्टर लोग लिखते हैं जिसको कि ड्राई कफ होता है उसको रोकने के लिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बस आप नाम जानिए, इसमें अंदर मत घुसिए। कुछ दवाइयाँ हैं तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा वो देनी है कि नहीं देनी, जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, ठीक है, और एक नई दवाई और आ रही है, ठीक है, ये वाली जो एंटीवायरल ड्रग है ये भी है। बट ये आप इन दवाइयों पे मत जाइएगा, दवाई तो डॉक्टर ही देगा आपको। आपको बस इससे एक आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पे दी जा रही हैं। उसके बाद कुछ स्टेरॉइड का पाउडर पफ होता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है, वो भी डॉक्टर्स लोग देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ एक है बीटाडिन गार्गल। बीटाडिन गार्गल मार्केट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये ना जो गले में जो वायरल लोड है ना उसको थोड़ा कम कर देता है। तो इसको कैसे लेना होता है कि आपका जो इसका शीशी होती है उसमें ढक्कन आता है, तो उसमें क्या करो कि जैसे आपने 5 ml लिया, 5 ml का उस पर मार्किंग है, 5 ml को ग्लास में डाल लिया, तो एक हिस्से में 3 हिस्से पानी डालना होता है। तो 5 ml अगर आपने लिया है तो कितना पानी डालना होगा, उसको 15 ml पानी के साथ मिला लीजिए और आपको गार्गल करना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तो गार्गल करना ही करना है, तभी वो इफेक्टिव होता है। तो बीटाडिन गार्गल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, अगर वो स्टीम ले सकता है तो उसको स्टीम देनी चाहिए, स्टीम लेने से उसे काफ़ी सूदिंग लगता है। उसके बाद क्या है कि अक्सर लोग पूछते हैं सर हम पेशेंट को कैसा पानी दें पीने के लिए, तो देखिए आप नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं, बट होता क्या है कि जब गला खराब होता है ये सब चीज़ें, तो ना जो वार्म वाटर जो होता है ना वो काफ़ी सूदिंग होता है। तो अक्सर आप गर्म पानी दीजिए, पेशेंट आराम से गुनगुना जिसको हम बोलते हैं, तो वो पानी काफ़ी अच्छा रहता है पेशेंट को पीने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पेशेंट को 3 से 4 लीटर फ्लूइड देने की कोशिश करनी है डेली। वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो उसमें फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल होता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना। अब नेक्स्ट जो डाउट होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं सर ऑक्सीजन का सिलेंडर हम लोग ले लें क्या, खरीद लें क्या। अब देखिए बात इसमें यह है, बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात है कि अगर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर ले भी लेते हैं तो क्या आपको ऑक्सीजन लगानी आती है, या आपके यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो ऑक्सीजन लगा पाएगा। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है कि उसको ऑक्सीजन देनी ही पड़ रही है तो बेटर है कि आप हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कब पता नहीं पेशेंट सीवियर हो जाए। तो ये भी चीज़ें वेरी करती हैं। तो आपका जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है ना, जिससे आपने बात की है, उससे आप एक बार पूछ लीजिए कि सर हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले लें या नहीं ले लें, या फिर हम हॉस्पिटल में आ जाएँ, तो वो आपको बेटर गाइड करेगा पेशेंट के करंट सिचुएशन को देखते हुए। अब एक और चीज़ जो आजकल मैं देख रहा हूँ, मुझे फ़ोन आते हैं सर रेमडेसिविर कहाँ से मिल जाएगा। देखिए ये एक रेमडेसिविर एक दवाई होती है, पहली बात तो टैबलेट फॉर्म में नहीं आती, ये इंजेक्शन फॉर्म में ही आती है। अब दिक्कत क्या है कि आजकल इसकी जो है ना मार्केट में बड़ी किल्लत हो गई है, तो इसका बहुत ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और लोग इतना परेशान है कि पूछिए मत। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि रेमडेसिविर जो होती है ना, वो कभी भी एक तो घर में नहीं देनी, वो हमेशा हॉस्पिटल में आईसीयू में दी जाएगी। दूसरी, मैं पिछले 1 साल से रिसर्च फॉलो कर रहा हूँ इसकी सीडीसी की और एनआईएच की। तो उनकी रिसर्च भी ये बोलती है कि ना रेमडेसिविर से ना मॉर्टेलिटी कम नहीं होती। ये बात आप याद रखिए, रिसर्च ये बोलती है कि रेमडेसिविर किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकता है, बट हाँ वो एक फ़ायदा करता है, अगर उसको शुरू के 10 दिन में यूज़ किया जाए तो वो जो आपका हॉस्पिटल में जो स्टे है, जो आपकी रिकवरी है, उसको थोड़ा फास्ट कर देता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान घूम रहे हैं, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान है। देखिए अगर होगा तो पक्का मिलेगा, तो आप अपने हॉस्पिटल में ही पता कीजिए कि भाई रेमडेसिविर का क्या सीन है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल रेमडेसिविर को लेकर। उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर हम अपने पेशेंट को क्या खाना दें, क्या डाइट दें। तो देखिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक डाइट है नहीं कोरोना में, बट हम ये बोलते हैं कि जो आसानी से जो खाना पच जाए, जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है वो दीजिए, ठीक है। चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गई, उबला हुआ अंडा हो गया जो उसका सफ़ेद पार्ट होता है अंडे का, और प्रोटीन रिच डाइट देनी है। हमेशा याद रखिए कि प्रोटीन जो होती है ना इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो प्रोटीन रिच डाइट आपको देनी ही देनी है। तो इसमें अंडा, बॉयल एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो हो सकता है, दाल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बहुत सारा लिक्विड उनको देना है। 3 से 4 लीटर लिक्विड तो उनको डेली के डेली पिलाना ही है। लिक्विड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेशेंट को हाइड्रेट रखता है। आप फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, खासतौर से जो जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, क्योंकि इनमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है मॉनिटरिंग। तो देखिए मॉनिटरिंग में आप लोग घर पे तो आप बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर नहीं सकते, जो आप कर सकते हैं वो क्या है, एक्चुअली एक ईसीजी होता है। तो ईसीजी तो तभी हो जाएगा जब आप हॉस्पिटल में पेशेंट को दिखाने जाएंगे, तो ईसीजी तो वहाँ पे आपका तभी करवा दिया जाएगा। उसके बाद होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर जो हमने पहले फोटो देखा था, तो वो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं।
खुद से आप आसानी से पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 देख सकते हैं कि कितना % उसका आ रहा है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी आप अक्सर आजकल घरों में ब्लड प्रेशर की मशीन होती है ऑटोमेटिक, जो कि बैटरी से चलती है, तो उसको हर 2 घंटे में आप ब्लड प्रेशर देखते रहिए, और अगर पेशेंट स्टेबल है फिर तो बस दिन में 2 बार देखने की आवश्यकता आती है। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट डायबिटिक होते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है, तो ब्लड ग्लूकोज आपको डेली चेक करना है, उसको एक पेपर पे या एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करके रखना है कि कब आपने चेक किया था और कितना आया था। और जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है उनको तो दिन में 2-3 बार चेक करना पड़ता है, ये आपके जो डॉक्टर हैं आपको बेटर बता देंगे कि आपको कितनी बार चेक करना है। उसके बाद यूरिन आउटपुट भी चेक करना पड़ता है, हर 12 घंटे पे कहीं यूरिन हमेशा याद रखिए। देखिए यूरिन का एक फ़ायदा होता है कि अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, मतलब पेशेंट को टॉयलेट कम आ रहा है, तो इसका मतलब उसको रीनल फंक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है या उसका हाइड्रेशन ठीक नहीं है, तो ये आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी है। उसके बाद आपको फीवर तो देखना ही है, हर 4 से 5 घंटे पे उनका फीवर देखते रहिए और उसको लिखते रहिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे, तो एक डायरी रखिए, उसमें सब नोट कर दीजिए किस टाइम पे कितना फीवर आया था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस भी आप जब पहली बार हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे आपकी हो जाएंगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखा लो। तो उसमें जो भी आपकी बेस लाइन CBC, LFT, KFT, RFT, बहुत सारी ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये सारी की सारी डॉक्टर अक्सर करवा ही देते हैं। उसके बाद अक्सर जो जो पेशेंट घर पे जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम पेशेंट को 2 बार तो कम से कम ये इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोलते ही हैं कि एक बार फिर से देख लें कुछ दिन के बाद कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि ABG हो गया, इसमें आर्टरी से ब्लड निकालते हैं। उसके बाद RT-PCR, तो RT-PCR WHO बोलता है कि एवरी 5 डेज़ पे करानी है, और पर देखिए ये इतना संभव है नहीं, हमारे इंडियन सिनेरियो में तो इतना संभव है नहीं, तो एटलीस्ट आप शुरू में तो अब जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे ना वो RT-PCR करवा ही लेगा, तो एक बार तो सभी का RT-PCR होता ही है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आजकल तो देखा जा रहा है कि 30 से 40% केसेज में RT-PCR निगेटिव आ रहा है, जबकि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है फिर भी RT-PCR निगेटिव आ रहा है। तो इसलिए आजकल जो CT स्कैन है थॉरेक्स का, जिसको हम लोग HRCT बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें निमोनिया की फाइंडिंग्स आ जाती हैं, तो ये भी डॉक्टर अक्सर आप जब पहली बार जाते हो ना तो करा ही लेता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब पेशेंट आराम करेगा घर में तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए हम लोग, ऐसा होता है कि जो आप प्रोन पोजीशन में सोते हो ना, जो आप उल्टे सोते हो, तो उसमें ना लंग्स में ऑक्सीजन बेटर आता है। पर एक बात है कि हर कोई हमेशा तो प्रोन सो नहीं सकता, तो देखिए उसमें क्या है, आप क्या कर सकते हैं कि देखिए जैसे कि 30 से मतलब 30 मिनट से 2 घंटे के लिए आप प्रोन सो जाइए। उसके बाद फिर क्या करिए, फिर एक करवट से सो जाइए, जैसे राइट साइड की करवट लेके सो गए नेक्स्ट हाफ एन आवर 2 आवर्स के लिए। उसके बाद फिर अगले कुछ देर के लिए ऐसे सिटिंग पोस्चर में आ गए। उसके बाद फिर दूसरी तरफ करवट लेके सो गए, पिछली बार राइट में सोए थे इस बार लेफ्ट में सो गए, फिर उसके बाद फिर से प्रोन हो गए। पर कोशिश कीजिए कि प्रोन पोजीशन में आप ज़्यादा सोएं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो होता है ना काफ़ी अच्छा आता है लंग्स के अंदर। उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे, देखिए हमेशा बात याद रखिए कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसीलिए मैं सबसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, हम बीमारी को होने ही मत दीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा पूरा इंडिया वैक्सीनेट नहीं हुआ है। जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये जो वेव्स हैं ना, जो लहरें ऐसे ही आती रहेंगी। तो उसके लिए आप मास्क यूज़ कीजिए, और चाहे कोई कुछ भी बोले कपड़े वाला मास्क या फिर ये, पर मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो N95 मास्क यूज़ कीजिए, और मास्क को फ्रिक्वेंटली बदलिए भी। एक ही मास्क को मैं देखता हूँ, लोग सफ़ेद मास्क होते हैं लोगों के, वो काले पड़ जाते हैं, इतना यूज़ कर लेते हैं उसको, ऐसा नहीं है, मास्क को बदलिए। उसके बाद मास्क के साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 1 साल में, जो फेस पे जो शील्ड आती है प्लास्टिक वाली लगाने की, ये बहुत ही कारगर होती है, इसको मास्क के साथ यूज़ कीजिए, बहुत ही सेफ रहेंगे आप। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आजकल जितना हो सके लोगों से कम मिलिए। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बोर लगता है, इंसान काफ़ी उदास हो जाता है जब दोस्तों से नहीं मिलता, पर फिर भी अभी के टाइम में तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, और अच्छा खाना खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।